हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। एसएससी सीजीएल 2019 टीयर 2 के एनालिसिस के लिए आप सभी लोग वेट कर रहे हो। ठीक है, इस एनालिसिस के लिए 3 लोग हम साथ में आए तो देखेंगे किस तरह से एनालिसिस हुआ है। हम सभी लोगों ने अपने इनपुट डाले और फाइनली एक बेस्ट एनालिसिस निकल के आया है। मैं सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा इस वीडियो के अंदर कि शिफ्ट में कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं, ये भी हम देखेंगे और मैं नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला आपको इंप्लीमेंट करके भी दिखाऊंगा और मैं ये भी बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है नॉर्मलाइजेशन में। ठीक है, वी हैव एज्यूम्ड समथिंग। ठीक है, मैं उस एजम्पशन के बारे में भी बताऊंगा कि हमने वो एजम्पशन लिया और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी इस वीडियो में। ठीक है, आप नॉर्मलाइजेशन देखते ही हो, टीयर 1 टीयर 2 हर एग्जाम में होता है तो आपको समझ आ जाएगा। कई बार हम देखते हैं कि मार्क्स क्या होता है, जैसे जैसे हमारे मार्क्स बढ़ते हैं जनरली यही देखा गया है कि नॉर्मलाइज स्कोर भी उस हिसाब से बढ़ता है। ठीक है, अगर आप 120 पे से आपका रो स्कोर है 100 नंबर, 100 पे आप 120 लेके आ रहे हो तो ये देखा गया है कि आप 170 लेके आओगे तब आपका क्या होगा, यहाँ पे 20 बढ़ रहे थे, हो सकता है यहाँ पे 30 बढ़ जाए। लेकिन कुछ ऐसी भी शिफ्ट्स हमने पिछले साल भी देखी थी, जैसे अगर मैं बात करूँ 13 सितंबर की शिफ्ट 3, ठीक है, इंग्लिश वाली, जिसमें क्या हो रहा था, आप ज़्यादा स्कोर कर रहे थे तो आपका मार्क्स कम इंक्रीज हो रहे थे। राइट, तो वो कैसे काम करता है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा और नॉर्मलाइजेशन के बारे में एक अच्छी नॉलेज आपको इस वीडियो के बाद मिलेगी। इस वीडियो में मैं कट ऑफ के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करूंगा, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अभी वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा था, वो बहुत सारे काम पेंडिंग थे। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं कट ऑफ के बारे में बात करूंगा, लेकिन आप इसे नॉर्मलाइजेशन को समझने के लिए इस वीडियो को देखो, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, शुरू करने से पहले स्पेशल थैंक्स टू रैमो सर फ्रॉम एग्जामो एंड हिज टीम। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है उन्होंने इस डेटा पे। ठीक है, दिस इज अबाउट मी एंड स्पेशल थैंक्स टू निखिल सर एज वेल, ही हेल्प्ड इन कलेक्टिंग डेटा एंड अदर थिंग्स एज वेल, तो ही गेव हिज इनपुट्स। तो सभी चीज़ों को हमने ध्यान में रखते हुए साथ बैठ के एनालिसिस किया है, तो काफ़ी बेहतर रिजल्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। राइट, अगर मैं बात करूं टोटल सर्वे में हमारे पास आई थी 16,578 एंट्रीज, जिसमें से फाइनली हमने जो सिलेक्ट करी हैं वो है 13,157 एंट्रीज। राइट, बाकी सारी कुछ एंट्रीज क्या थी, डुप्लीकेट एंट्रीज थी, लगभग 1000 के आसपास डुप्लीकेट एंट्रीज थी। अगर मैं बात करूं यहाँ पे फेक एंट्रीज भी बहुत थी। ठीक है, हमने काफ़ी सारी चीज़ें करी, हमने टीयर 1 का स्कोर भी लिया था। राइट, तो उससे हमने करा कि जो फेक एंट्रीज है, मतलब टीयर 1 में नॉर्मलाइजेशन ने जिस तरह से बिहेव किया था, अब जो लोग फेक एंट्री डालते हैं वो उतना ध्यान नहीं देते। राइट, तो हमने उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि उसका डेटा भी था हमारे पास 2019 टीयर 1 का, तो नॉर्मलाइजेशन को ध्यान में रखते हुए वो सारी फेक एंट्रीज उड़ा दी। राइट, तो जो भी डेटा है, मुझे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि जितना भी हमने डेटा यूज करा है इसमें 95% तक डेटा सही होगा, फेक एंट्रीज इसमें नहीं है ज़्यादातर। राइट, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ट्विटर कैंपेन के बारे में बता देता हूँ। कल 11 बजे 1 दिसंबर से ट्विटर कैंपेन स्टार्ट है एसएससी वेटिंग लिस्ट को लेके। ठीक है, एसएससी के सभी एग्जाम्स में वेटिंग लिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो सभी लोग इसका हिस्सा बने, आप सभी लोगों के लिए है। और अगर हम बात करें सीएचएसएल की डॉक्यूमेंट डीवी की डेट्स नहीं आई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट्स नहीं आई, स्किल टेस्ट हो गया है, सीजीएल का भी स्किल टेस्ट होने वाला है 18-19 तारीख में, लेकिन उसकी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट्स नहीं है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट्स एसएससी को देनी चाहिए। प्रोसेस धीरे धीरे लंबा ही होता जा रहा है, टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3, फिर आपका स्किल टेस्ट, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर फाइनल रिजल्ट। अगर आप एक्साइज डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हो तो एक्साइज डिपार्टमेंट के लिए फिर होगा स्टेट प्रेफरेंस, फिर उसके बाद फाइनली आपका होगा फिजिकल मेडिकल, उसके बाद फाइनली आपकी ज्वाइनिंग आएगी और उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है डिपार्टमेंट में इसके साथ साथ। ठीक, तो इतने ज़्यादा चरणों में सिलेक्शन हो रहा है तो कुछ तो फास्ट करना चाहिए एसएससी को यहाँ पे, मुझे लगता है टीयर 2 और टीयर 3 साथ में लेना, ऑल्दो एक अच्छा स्टेप था। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। ठीक है, अगर हम बात करें टीयर 2 की अटेंडेंस, आपने देखी होगी अटेंडेंस सेम नहीं थी तीनों जगहों पे, 15 तारीख 16 तारीख और मैं अगर 18 तारीख की बात करता हूँ, यहाँ पे अटेंडेंस हमारे पास डिफरेंट थी। 15 तारीख को जो टोटल अटेंडेंस थी 26,000 लोग थे, 16 तारीख में 43,000 लोग थे और 18 तारीख में 23,000 कुछ लोगों ने पेपर दिया था। अगर टीयर 3 की अटेंडेंस की बात करूँ तो ये लगभग 68% रही थी, लगभग 85,655 लोगों ने एग्जाम दिया था। वैकेंसीज की बात करें तो 8500 कुछ वैकेंसीज है हमारे पास। राइट, तो उस हिसाब से आपको पता है इनमें से इतने ही लोग सिलेक्ट होने वाले हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। बाकी कट ऑफ का एनालिसिस मैं करूँगा जल्दी। नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला इसे हम डिटेल में समझेंगे इसी वीडियो में, लेकिन फिलहाल मैं इसे अभी छोड़ रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ जो हमने डेटा लिया था उसमें 15 नवंबर वालों में इंग्लिश का जो रो स्कोर रहा करेक्ट डेटा पे वो 164.87 था, और अगर हम बात करें जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर बना वो बना 170। 16 नवंबर की बात करूंगा तो रो स्कोर था मेरा 171 और नॉर्मलाइज्ड स्कोर था 171.72, और 18 नवंबर की बात करूंगा रो स्कोर था 160 और नॉर्मलाइज्ड स्कोर था 167.77। मतलब नॉर्मलाइज्ड स्कोर का मतलब ये है कि जो हमने नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला इंप्लीमेंट करा उसके बाद ये रिजल्ट्स देखने को आए हैं। तो जो यहाँ पे गैप थोड़ा सा ज़्यादा है, लगभग इस तरह की चीज़ें चली हैं, तो थोड़ा सा गैप कम हो गया फॉर्मूला इंप्लीमेंट करने के बाद।
तो इंग्लिश को मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि सभी एवरेजेस लगभग आसपास ही हैं, तो कोई ज़्यादा मुश्किल ईजी कहना सही नहीं होगा। तो बस आप ये डेटा देख लो, यहाँ पे 100 से लेके यहाँ पे 200 नंबर तक आपका रो स्कोर है अगर ये, तो उस पर नॉर्मलाइज्ड आपको स्कोर दिख जाएगा कि 15 नवंबर, 16 नवंबर और 18 नवंबर में कितना होगा। ठीक है, तो आप इससे रीड कर सकते हो, आपको आइडिया लग जाएगा लगभग कितने मार्क्स के आपके चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं ग्राफ्स की बात करूँ, आप देखोगे यहाँ पे हो क्या रहा है, ये जो आपके पास ये आपके पास जो ब्लू लाइन दिख रही है ना, ये आपको रो स्कोर बता रही है। हमारे पास सबसे इजी शिफ्ट वो कौन सी थी, हमारे पास सबसे इजी शिफ्ट थी 16 नवंबर की एज पर फॉर इंग्लिश। तो 16 नवंबर में क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर मार्क्स से, एक थ्रेशहोल्ड पॉइंट से अगर आप कम स्कोर कर रहे हो तो आपके मार्क्स घट रहे हैं, उससे ज़्यादा स्कोर करोगे तो आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, राइट। अगर हम बात करें, ऐसे ही हमारे पास येलो लाइन बताती है 18 नवंबर की शिफ्ट को और ऑरेंज लाइन बताती है 15 नवंबर की शिफ्ट को। तो 15 नवंबर की शिफ्ट में आप देखोगे जैसे जैसे आप मार्क्स बढ़ते रहेंगे, स्टार्टिंग में आपका ज़्यादा स्कोर बढ़ेगा, जैसे जैसे आप ज़्यादा स्कोर करोगे तो जो मार्क्स इंक्रीज है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएंगे। तो ग्राफ हमारा थोड़ा सा ऐसे चल रहा है, कम मार्क्स स्कोर कर रहे हो तो ज़्यादा नंबर बढ़ रहे हैं, ज़्यादा स्कोर करोगे तो कम मार्क्स बढ़ेंगे। ये किस में है, ईजी शिफ्ट को छोड़ के जो दोनों थोड़ी मॉडरेट शिफ्ट रही हैं हमारे पास 15 और 18 नवंबर की, उसमें ये चीज़ देखने को मिली है, राइट। रो स्कोर से भी आप इस चीज़ का आइडिया लगा सकते हो। ठीक है, इंग्लिश में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा मैं, एक बार अलग डेटा को आप इस तरह से देख सकते हो। यहाँ पे क्या हो रहा है, कम स्कोर है तो ज़्यादा मार्क्स बढ़ रहे हैं 15 नवंबर में, और फाइनली एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके जो आपका रो स्कोर है वो बढ़ना बंद हो जाएगा। ठीक, अगर ऐसी बात करूँ मैं 16 नवंबर की, तो पहले आपके मार्क्स घटेंगे, लेकिन आप ज़्यादा स्कोर करते रहोगे तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे। और 18 नवंबर में भी कुछ इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं, जो हमारा कट ऑफ पॉइंट है वो कहीं इधर है। ठीक, अगर मैं बात करूँ अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एनालिसिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें मैं थोड़ा ज़्यादा फोकस करूँगा क्योंकि इसमें रो में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। 15 नवंबर में रो स्कोर इतना गया था, 16 नवंबर में इतना, और 17 नवंबर में हमारा रो स्कोर था इतना। तो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज गैप यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, 50 नंबर तक का गैप दिख रहा है 15 नवंबर और 17 नवंबर की शिफ्ट में। और एवरेज नॉर्मलाइज्ड स्कोर की बात करें तो ये है, मतलब नॉर्मलाइजेशन जो हमने इंप्लीमेंट किया, काफ़ी हद तक चीज़ें बैलेंस हो गई हैं। और उम्मीद है कि एसएससी का नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला जैसे जब वो फाइनल रिजल्ट पे आएगा, ऐसा ही कुछ नतीजा देखने को मिले जिससे कि किसी को ज़्यादा तकलीफ ना हो। ठीक है, कोई भी एग्जाम पूरी तरीके से फेयर कहना तो सही नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी अगर ऐसा हुआ तो। ठीक है, और सारी चीज़ें एक बार देख लेते हैं। एक बार आप डेटा देख लो यहाँ पे मैथ्स का 15 नवंबर, 16 नवंबर और 18 नवंबर में किस तरह से चीज़ें चल रही हैं। आपका स्कोर अगर इतना है तो कैसे कैसे चेंजेस होंगे, ये सारे स्क्रीनशॉट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भी दे दूंगा, वहाँ पे भी देख सकते हो आप। ठीक, तो हमारे पास कुछ इस तरह से चीज़ें चलेंगी। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 15 नवंबर और 16 नवंबर में आपका स्कोर इंक्रीज करता रहेगा। अगर आप 100 स्कोर लेके आ रहे हो तो 15 नवंबर में यहाँ का 100 का 163 बन रहा है, 16 नवंबर में 100 का 155 बन रहा है, और जबकि अगर मैं 18 नवंबर की बात करूँ 100 स्कोर आप लेके आओगे तो आपके मार्क्स काफ़ी ज़्यादा घट जाएंगे। ठीक, ऐसे ही अगर मैं बात करूँ यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ेंगे 145 पे, अब यहाँ पे आपका 63 नंबर स्कोर बढ़ रहा था, यहाँ पे आपका सिर्फ कम बढ़ेगा, इससे आपका स्कोर 50 से भी कम बढ़ रहा है यहाँ पे। अगर आप 145 स्कोर कर रहे हो 15 नवंबर की शिफ्ट में, 16 नवंबर की शिफ्ट में आपके 189 बनेंगे, और 18 नवंबर की शिफ्ट की बात करूँ आपका स्कोर बनेगा इतना। ठीक है, तो जैसे जैसे आप स्कोर बढ़ता जाएगा, आपका जो एक्चुअली में जो इंक्रीज होना है स्कोर वो कम होता जाएगा, एक्सेप्ट 18 नवंबर की शिफ्ट। 18 नवंबर की शिफ्ट में अगर हम देखेंगे तो 170 के आसपास अगर अपना स्कोर लेके आ रहे हो आप, तो लगभग सेम सा स्कोर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे आप इससे आगे बढ़ोगे 175 पे आओगे तो आपका स्कोर बढ़ेगा, 179 हो जाएगा, 180 स्कोर करोगे तो आप देखोगे 188। तो हो क्या रहा है बेसिकली, यहाँ पे आपके 5 नंबर इंक्रीज कर रहे हैं और यहाँ पे आपके 10 नंबर इंक्रीज कर रहे हैं। अब ये कौन कौन से मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हैं, एक्चुअली किस वजह से ऐसा हो रहा है, वो मैं आपको एग्जैक्ट एनालिसिस में दिखाऊंगा। ठीक है, अभी सिर्फ टेबल ये समझने के लिए आप अपने पास रखो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वरना टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी। अगर चार्ट्स देखें तो कुछ इस तरह से चलेंगे। 15 नवंबर में अगर आपके 100 नंबर हैं तो यहाँ पे 163 कुछ और दें, तो यहाँ पे 63 का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। और यहीं पे अगर मैं 200 नंबर पे जाता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ 32 नंबर आपके बढ़ेंगे। 200 नंबर पे सारे तीनों ही शिफ्ट्स के अंदर लगभग चीज़ें बैलेंस आउट हो जाएंगी, राइट। तो जो टॉपर्स हैं सभी शिफ्ट्स में लगभग सेम सा स्कोर करेंगे अगर आप 200 स्कोर कर रहे हो। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे 63 नंबर इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे जैसे आप फाइनली यहाँ तक पहुँचोगे, अगर आप 200 स्कोर कर रहे हो रो, तो आपके जो स्कोर बढ़ने वाले हैं वो 32 के आसपास ही बढ़ेंगे। अगर मैं 16 नवंबर की बात करूँ, 16 नवंबर में भी कुछ इस तरीके से ही है कि अगर आप 100 स्कोर कर रहे हो तो आपके जो मार्क्स इंक्रीज कर रहे हैं 100 पे 55 कर रहे हैं, और 200 पे आपके 31 इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक,
तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे जैसे मार्क्स ज़्यादा आएंगे ये कम होते रहेगा आपका स्कोर। अगर 18 नवंबर की बात करें, ईजीएस शिफ्ट में आपको पता है कन्फ्लिक्टिंग ग्राफ होता है। अब आप ये वाला पॉइंट देखोगे ना, 170 नंबर के आसपास जा रहा है हमारे एनालिसिस के हिसाब से, ठीक है, 170 के आसपास हैं। अगर उससे नीचे जाएंगे तो मार्क्स घटेंगे, बड़ी तेजी से घट रहे हैं, और उससे ऊपर जाओगे तो आपके मार्क्स बड़े तेजी से बढ़ेंगे। और ये फैक्टर लगभग 2 के आसपास का है। अगर आप 1 नंबर अपना कम करते हो तो आपके क्या होंगे, 2 नंबर कम होंगे 170 से नीचे, और 1 नंबर बढ़ाओगे तो ये 2 नंबर ऊपर होंगे। ये सारे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके से चल रहे हैं, चीज़ें सारी समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो अगर सारी शिफ्ट्स को मैं एक साथ दिखाना चाहूँ तो ये ब्लू लाइन आपकी रो स्कोर वाली है, ग्रीन लाइन आपकी है नॉर्मलाइज्ड स्कोर की, ठीक है, ये येलो लाइन है और रेड लाइन है। सारा का सारा मिलके एक पॉइंट पे जाके रुक रहा है, डेट इज 232 के आसपास, अगर आप 200 स्कोर कर रहे हो, 230 232, ठीक। तो टॉपर्स लगभग सभी शिफ्ट्स में सेम साइज स्कोर कर रहे हैं। अब 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन फॉर्मूला इंप्लीमेंट करने के बाद यही चीज निकल के आ रही है कि टॉपर सभी शिफ्ट में सेम सा रहेगा। और ऐसा ही ग्राफ हमें इंग्लिश की शिफ्ट में देखने को मिला था सीजीएल 2018 में। इसमें सीपीओ में भी 2 शिफ्ट में इस तरह का ग्राफ देखने को मिला है, जिसमें हमारे पास सीपीओ 2019 टीयर 1 का नॉर्मलाइजेशन जब एनालिसिस मैंने किया था, उसमें भी ये चीज हुई थी कि मार्क्स बढ़ने पे 2 शिफ्ट ऐसी थी जिसमें मार्क्स डिक्रीज कर रहे थे। शायद 12 दिसंबर की शिफ्ट थी पिछले साल, उसमें भी ये चीज हुई थी, ठीक। अब फाइनली हमारे पास आता है नॉर्मलाइजेशन। हमने कैसे नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करा है, ये चीज समझनी जरूरी है, जिससे कि अगर हमारे कुछ गलती करी तो आप जरूर बताएं। हमने क्या करा है, बस एक चेंज करा है, जो आपका डेटा सब कुछ वैसा का वैसा ही यूज करा है। हमने जो एवरेज स्कोर है, जब कैलकुलेशन करते टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन बिल्कुल सेम डेटा पे इंप्लीमेंट निकाला, सारी चीज़ें सेम डेटा पे करी, बस हमने एवरेज स्कोर जहाँ जहाँ यूज करना था, एवरेज स्कोर की जगह को हमने 10% से रिड्यूस कर दिया, इंग्लिश में भी और मैथ्स में भी, तब जाके हमारे पास ये एनालिसिस निकल के आया है, ठीक। अभी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा, चीज़ें समझ आती रहेंगी, राइट। ये आपका नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है, ठीक है। ये MIJ है, ये आपके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स होते हैं। अगर MIJ की बात करूं हमारे पास, ये आपके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं। MGT की बात करूं, ये सभी शिफ्ट्स में मिला के टॉप 1% एस्पिरेंट के नंबर हैं, ठीक है। तो अगर हम सभी शिफ्ट्स के टॉप 1% के नंबर देखेंगे तो हमारे पास कितने हैं, 200 आएंगे। क्योंकि अगर मैं डेटा पे जाऊं यहाँ पे तो 200 स्कोरर्स कितने हैं हमारे डेटा के हिसाब से, 15 नवंबर में 3 लोग कह रहे हैं 200 स्कोर करा है, 16 नवंबर में 4 लोग, और अगर 18 नवंबर की बात करें तो 279 लोगों ने ऐसा कहा कि उन्होंने 200 में से 200 स्कोर किया है, राइट। तो ओवरऑल टॉप 0.1% की बात करूंगा। टोटल अगर हमारे पास 85,000 लोगों ने पेपर दिया है तो 15 शिफ्ट्स के 0.1% 26 लोग हो गए, 16 नवंबर के इतने हो गए और 18 नवंबर के इतने हो गए। तो सबका मिला के हमारे पास जो डेटा आएगा लगभग 85 लोग के आसपास है। तो 85 से ज़्यादा तो 200 से ज़्यादा स्कोर करने वाले हैं, तो ये तो हमारे पास बन गया 200, इसमें तो कोई बदलाव आएगा नहीं। अब ये मेरे पास क्या है, MQG, ठीक है। MQG क्या है, ये मीन है और स्टैंडर्ड डेविएशन, सम ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ऑल द शिफ्ट्स। तो हमने जितना भी डेटा था ना 13,000 लोगों का, उनका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया, ठीक है। अगर एवरेज की बात करूं, एवरेज को, ओवरऑल एवरेज को 10% रिड्यूस करके हमने ये वाली वैल्यू निकाली, इन दोनों को जोड़ दिया तो मेरे पास ये वाला डेटा आया, ठीक है। ये तो फिर मेरे पास जो MGQ है मेरे पास फाइनली निकल के आया ये, ठीक है। और MGT माइनस MGQ कर दिया सभी शिफ्ट्स का मिला के, तो मतलब जो ये वाला पार्ट है फॉर्मूले का, अगर मैं ये वाले पार्ट को कैलकुलेट करता हूं तो हमारे पास क्वांट सेक्शन में निकल के आया ये वाला पार्ट 33.9237, ठीक। अच्छा, अगर हम बात करें, अब नीचे आ जाओ, एक मेरे पास होता है ये MQGM। MQGM क्या होता है, एवरेज, जो सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट का मीन होता है, मतलब जो सबसे ज्यादा मीन होता है उसका सम, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ऑल द शिफ्ट्स, राइट। तो हमने अगर इसे ऐड करता हूं, इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ऑल द शिफ्ट, सबसे इजी शिफ्ट का मीन ये था, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ऑल द शिफ्ट्स ये था, इन दोनों को ऐड करने के बाद ये वाली वैल्यू बनी। अब ये वाली वैल्यू हमारे पास क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही वैल्यू ऐसी होती है जिससे एक्चुअली में जो बैलेंस की जाती है सारे लोगों के, इसी वैल्यू पे फाइनली आके सारी चीजें रुकती हैं। अभी हम देखेंगे कैसे, राइट। तो एक पहले हमने तो ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर दिया, उसके बाद अब हम आते हैं MTI माइनस MIQ। MTI क्या है, बेसिकली ये है टॉप 1% लोगों का स्कोर इन योर शिफ्ट, जिस शिफ्ट में आप अपीयर हुए हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहाँ पे टॉप 1% लोगों का स्कोर क्या है आपका, यहाँ पे 15 नवंबर की शिफ्ट में ये है, ठीक है। 16 नवंबर की शिफ्ट में टॉप 1% लोगों का स्कोर ये आया है, और 18 नवंबर की शिफ्ट में टॉप 1% लोगों का स्कोर ये आया है। अगर MIQ की बात करूं, MIQ क्या है हमारे पास, MIQ है उस शिफ्ट में एवरेज स्कोर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इन सबको ऐड करा हमने, तो MIQ की वैल्यू निकल गई ये वाली। और यहाँ पे हमने क्या करा, इसमें से
टॉप 1% में से MIQ को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो फाइनली जो MTI माइनस MIQ वाला फैक्टर है वो हमारे पास निकल के आ गया ये। अच्छा, अगर अब मैं इस पूरे चीज को इंप्लीमेंट कर दूं, ये सारा का सारा डेटा मैंने निकाल लिया, ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर अगर हम निकाल लेते हैं तो फाइनली हमारे पास एक नंबर निकल के आता है, मैजिकल नंबर, जिसे मैं नॉर्मलाइजेशन फैक्टर के नाम से कहता हूं। क्योंकि दिस इज द मल्टीप्लीकेशन, यही वो नंबर होता है जो डिसाइड करता है कि एक पर्टिकुलर थ्रेशहोल्ड से मेरा मार्क्स कितना बढ़ेगा या घटेगा। जैसे कि मैं बात करूंगा यहाँ पे 18 नवंबर की शिफ्ट में, आप देखोगे ये नंबर आ रहा है मेरे पास 1.9643। इसका मतलब क्या होगा, एक पर्टिकुलर थ्रेशहोल्ड पॉइंट से 170 नंबर है, उससे एक नंबर घटाओगे आप तो इतने नंबर घट जाएंगे आपके, इससे एक नंबर बढ़ाओगे तो आपके इतने नंबर बढ़ जाएंगे। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, जब ये हमारा फैक्टर 1 होता है या 1 से बड़ा होता है, इफ दिस इज 1 और ग्रेटर देन 1, वी गेट, जितने आपके मार्क्स आएंगे, जितने बढ़ेंगे आपके मार्क्स, उतने ही ज्यादा नॉर्मलाइज्ड स्कोर भी बढ़ता रहेगा। 100 आप कर रहे हो तो 120 होगा, अगर आप 150 कर रहे हो तो 125, 175 हो सकता है आपका स्कोर, यहाँ पे 20 बढ़ रहे हैं, यहाँ पे 25। इफ दिस इज ग्रेटर देन 1, अगर ये 1 होता है तो हमारे पास जितने ज्यादा आप स्कोर करोगे आपके मार्क्स उस हिसाब से बढ़ने स्टार्ट कर जाएंगे थ्रेशोल्ड के बाद। लेकिन अगर ये 0 से कम हो जाए तो हमारा ग्राफ उल्टा हो जाता है। जैसे ही ये हमारी वैल्यू 1 से कम हो जाएगी तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से चलने लगेगा। मार्क्स जैसे जैसे हमारे क्या होंगे, मार्क्स जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे तो इंक्रीमेंट क्या होगा, हमारा कम देखने को मिलेगा। ये नॉर्मलाइज रो स्कोर है मेरा, ये नॉर्मलाइज स्कोर है, कुछ इस तरह से गिरेगा जैसे हमने अभी ग्राफ्स में देखा। तो हमने देखा यहाँ पे कि हो क्या रहा है, ये मेरा कौन सा ग्राफ है, या इससे इस शिफ्ट में देखते हैं, 15 नवंबर की शिफ्ट देख लेते हैं। मैंने कहा ये रो स्कोर है, ये मेरे पास जो वैल्यू थी 0.7 समथिंग कुछ थी, राइट। तो 1 से कम थी, अगर ये 1 से कम है तो मेरे मार्क्स बढ़ने पे स्कोर क्या होने लग जाएगा, डिक्रीज करने लग जाएगा, जो इंक्रीज स्कोर है, मतलब जो बढ़ना चाहिए स्कोर वो। ठीक, क्या इतनी चीजें समझ आ गई सभी लोगों को? आई होप दिमाग के ऊपर से ही जा आई होप नहीं, दिमाग के ऊपर से जा रही होंगी, लेकिन बस ये है कि कुछ टीचर्स जो जानना चाहते हैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में, समझना चाहते हैं, तो वो भी इस चीज़ को देख सकते हैं। फ्यूचर में कोई और इंप्लीमेंट करना चाहे इस फॉर्मूले को तो ध्यान दे सकता है कि क्यों किस शिफ्ट में मार्क्स बढ़ते या घटते हैं। ठीक है, अब हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पता चल गई हैं इसके बारे में, राइट। तो ये हो गया हमारे पास एक मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। अब यहाँ पे ये फाइनल जो सेकेंड पार्ट आता है, ये बात है मेरे पास, ये है MIJ, ये क्या है आपका रो स्कोर, और ये MIQ क्या है मेरे पास, MIQ है एवरेज प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ योर शिफ्ट, एंड दिस फैक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो नॉर्मलाइजेशन का काम क्या होता है, अगर आप अपनी पर्टिकुलर शिफ्ट में इतने नंबर लेके आते हो ना, से आपका है 15 नवंबर के तारीख को पेपर, अगर आप 144.97 लाओगे, 16 नवंबर को पेपर है 151.82 लाओगे, 18 नवंबर का पेपर है, अगर आप इतना स्कोर कर दोगे तो ये वाला फैक्टर मेरे पास क्या हो जाएगा, कट के बन जाएगा 0, मतलब नॉर्मलाइजेशन फैक्टर का मतलब हो गया खत्म। इसका मतलब जो आपका स्कोर बन जाएगा वो बन जाएगा ये दिस 194.2509। इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन को इक्वेट करने के काम करता है नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला। कहीं ना कहीं आप देखोगे, अगर आप अपनी शिफ्ट का एवरेज प्लस, यहां पे अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड डेविएशन, इससे ज्यादा इतना स्कोर करते हो तो आप ईजीएस्ट शिफ्ट का मैक्सिमम प्लस और ओवरऑल स्टैंडर्ड डेविएशन के सम के बराबर पहुंच जाते हो। ये सभी शिफ्ट्स में है, ठीक है। इस पर्टिकुलर शिफ्ट में आप इतना स्कोर करोगे तो आप यहाँ पे पहुंचोगे, इस पर्टिकुलर शिफ्ट में 16 नवंबर की शिफ्ट में इतना करोगे तो यहाँ पे पहुंचोगे, और 18 नवंबर की शिफ्ट में यहाँ पे इतना स्कोर करोगे तो यहाँ पे पहुंचोगे। अब होता क्या है, जो हम कहते थे ना कि एवरेज को इक्वल होता है, एवरेज इक्वल नहीं होता कभी भी। हमेशा आपको अपनी शिफ्ट का एवरेज प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन वहां तक लेके जाओगे आप स्कोर, तो सभी का बराबर बन जाएगा स्कोर। ये मेन पर्पस है नॉर्मलाइजेशन का, कहीं ना कहीं जो मुझे समझ आया इस फॉर्मूले में, क्योंकि ये वाला पार्ट अगर 0 बन गया तो सभी का स्कोर यहाँ पे बराबर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, एवरेज प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन के इक्वल पहुंचोगे तो सभी शिफ्ट में आपका स्कोर बराबर हो जाएगा। क्या ये चीज क्लियर है? तो यहाँ पे एवरेज प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों चीजों को ध्यान में रखा जाता है। तो ओवरऑल यही है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। हमने ये सारी चीजें निकाली, उसके बाद जो फॉर्मूला है एक्चुअली में ये वाला फॉर्मूला पूरा का पूरा यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिया, और हमारे पास सारे के सारे आंसर्स निकल के आ गए कि किस पर्टिकुलर शिफ्ट में कितने मार्क्स पे क्या होगा। अभी मैं आपको कुछ एंट्रीज करके दिखा देता हूँ एक्सेल में लाइव कि कैसे कैसे हो रहा है। इस जो एवरेज फैक्टर को मैंने 10% लिया, मेरे हिसाब से यही रहेगा, चीज़ें बैलेंस जा रही हैं, और 10% ही रिड्यूस होता है। जनरली यही होता है कि हमारे सर्वे में जो डेटा था उसका 10% कम कर दें मेंस में, तो लगभग वैसा ही ओवरऑल का एवरेज रहता है, ये उम्मीद है मेरी, ठीक है। तो यही लग रहा है। बाकी अगर इस 10% को मैं छेड़ देता हूँ हल्का सा भी, तो चीज़ें बदलनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये हमारी एजम्पशन है, और इसी पे नॉर्मलाइजेशन का पूरा एनालिसिस हमने करा है कि 10% अगर एवरेज रिड्यूस होता है तो चीज़ें ऐसे चलेंगी। अगर एवरेज स्कोर सपोज करो एक पर्टिकुलर शिफ्ट में जो हमने एज्यूम किया था
ठीक, मैंने जैसे हमने करा मैथ्स का पे आता हूँ मैंने अगर एवरेज रो स्कोर 15 तारीख की शिफ्ट में इतना ज्यूम जो हमारे डेटा में आया इतना आया, हमने इसे 15% से रिड्यूस कर दिया। इसे 15% से रिड्यूस करने के बाद हमारे पास जो एवरेज स्कोर बना वो बन गया इतना, राइट। अगर हम क्या करते हैं, इसे 15% की जगह थोड़ा चेंज, 10% से हमने रिड्यूस करा तो इतना बन गया, 10 की जगह 5 कर देते या 0% रहने देते तो ग्राफ बिल्कुल थोड़े चेंजेस हो जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। अगर एक्चुअल डेटा को हम इंप्लीमेंट करते हैं नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला तो बहुत एब्रप्टली बिहेव कर रहा था, ठीक। अगर मैं बात करूं यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन काफी हद तक चीजों को बैलेंस इसलिए कर पा रहा है, जो एवरेज स्कोर है ना, जो हमारे डेटा में तो था 18 तारीख में 177 और हमने इसे 10% घटाया। अगर मैं इसे 177 ही यूज करके कर लेता हूं, पूरा फॉर्मूला इंप्लीमेंट करूंगा तो आप देखोगे 18 तारीख की शिफ्ट में कोई 200 नंबर लाने वाला बंदा है वो पहुंच जाएगा 1800 नंबर पे, ठीक है। तो मतलब थोड़ा सा लेवल अगर आप मान के चलो कि अगर जो थोड़ा सा लेवल और 18 तारीख वाली शिफ्ट का और नीचे हो जाता तो नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, बहुत खतरनाक तरीके से काम कर सकता था। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा भी आ सकता था कि हमारे पास जो ये वाला फैक्टर है, आप देखो यहाँ पे ये एवरेज है मेरे पास, एवरेज जमा स्टैंडर्ड डेविएशन को, एवरेज प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ये है हमारे पास यहाँ पे, इसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट में टॉप 1% के मार्क्स से, राइट। अगर ये हमारे पास अभी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, अगर ये नेगेटिव चली जाए तो फॉर्मूला पूरा का पूरा बेकार हो जाएगा, किसी भी तरीके से फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो थोड़ा सा एवरेज और बढ़ जाता तो चीज़ें बदल जाती। बाकी मैंने फॉर्मूला काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, जल्दी से समझ नहीं आएगा। तो डेटा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, बाकी एनालिसिस और जो चीज़ें हैं डिटेल में बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बाकी आपको मार्क्स के बारे में पता चली गया कितने कितने बढ़ सकते हैं, कितने कितने घट सकते हैं, ठीक है। एक बार डायरेक्ट मैं आपको फॉर्मूला दिखा देता हूँ एक्सेल शीट में जहाँ पे मैंने इंप्लीमेंट करा है। देखो मैंने रिडक्शन फैक्टर एवरेज में लिया है 9%, मतलब 0.9 से मल्टीप्लाई करिए एवरेज में 10% रिड्यूस कर दिया। तो हमारे पास ये सारी की सारी चीज़ें चल रही हैं, आप देखोगे यहाँ पे जो सारे के सारे स्कोर्स हैं यहाँ पे चेंज होते रहेंगे उस हिसाब से। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बदलाव कर देता हूँ, अगर मैं जो एवरेज मान रहा हूँ 10% से रिडक्शन होगा, अगर मैं इसे थोड़ा सा चेंज कर दूंगा 15%, मतलब 15 नहीं करना चाहिए, ये तो 85% रिड्यूस कर दिया। ऐसे अगर मैं कर देता हूँ इसे, एवरेज जो ओवरऑल है वो हमारा 20% से रिड्यूस हो जाता है 80। तो देखेंगे हम फाइनली क्या होगा, सभी शिफ्ट्स में 15 और 16 की मेंटेन रहेगी, जो 17 तारीख का एवरेज है वो काफी ज्यादा बिगड़ जाएगा, समझ रहे हो। अगर एवरेज सभी मार्क्स हमने क्या कर दिए 10% से रिड्यूस कर दिए, और एवरेज में अगर हम थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं, इसे मैं से 15% से रिड्यूस करता हूँ, यहाँ पे 85 करूँगा, तो हमारे पास क्या होगा, ओवरऑल सभी शिफ्ट का जितना भी हमारे पास डेटा है सब पे ऑपरेशंस लग रहे हैं, तो एवरेज स्कोर उतना ही है। लेकिन अगर नॉर्मलाइज्ड स्कोर की बात करूँगा, नॉर्मलाइज्ड स्कोर में यहाँ पे गैप बहुत ज़्यादा आ जाएगा, राइट। तो ये सारी की सारी चीज़ें चल रही हैं। बाकी अब फाइनली जब नॉर्मलाइजेशन होगा सारी चीज़ों का तभी पता चलेगा, लेकिन उम्मीद यही है कि जो हमने डेटा लिया 10% से, जो एवरेज अगर शिफ्ट में 10% से रिडक्शन होता है, राइट, तो सारी की सारी चीज़ें इस तरीके से चलेंगी और बैलेंस आउट हो जाएगा चीज़ें और सारे शिफ्ट्स में लगभग लोगों का एवरेज स्कोर बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी हद तक बैलेंसिंग हो जाएगी, राइट। बाकी अगर हम ओवरऑल देखें तो टॉपर्स को अगर हम कंपेयर करते हैं तो थोड़ा सा इशू है कि 15 तारीख के टॉपर भी उतना ही स्कोर कर रहा है, और यहाँ पे 15 तारीख का जहाँ इतना मुश्किल पेपर था और 18 तारीख का पेपर जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ईजी था 15 के कंपेरिजन में, उनके टॉपर के स्कोर लगभग सेम से आ रहे हैं, ठीक। तो ये चीज़ें हैं। बाकी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है। आप कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव दें हर चीज़ को लेकर, और फिर देखते हैं हम कट ऑफ वगैरह के बारे में भी जाएंगे, 2018 से भी कंपेयर करेंगे कि क्या कट ऑफ जा सकते हैं। 2018 में भी नॉर्मलाइजेशन 19 में भी है, तो कुछ आइडिया लगाया जा सकता है। आपको सारी चीज़ें पता ही हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आपसे यही विदा लेता हूँ। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।